So the next point is regulating act. As we know, British East India Company was a independent ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में एक स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, कुछ मेंबर्स की एक कमिटी थी, वो ऑब्जर्व करती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर किस तरह से व्यापार कर रही है, किस तरह से वो अपना वर्क, उनके फंक्शंस को ऑब्जर्व करने का काम करती थी। एंड दिस बोर्ड ऑफ कमिटी कैन अपॉइंट एंड डिसमिस द कंपनी स्टाफ। कंपनी की स्टाफ को उनको किसको अपॉइंट करना है, किसको रिजाइन करवाना है, किसको वहां से काम कंपनी में से निकालना है, ये सारा वर्क भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती थी। When this British East India Company and board of directors were creating problem in India, just like riots in बंगाल में दंगे करवाना, and misgovernance in इंडिया में मिसगवर्न करना, एंड ऑपरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों के ऊपर दबाव बनाना, उनके ऊपर अत्याचार करना। When the British government came to know about this whole situation, so the British government had decided to pass a act. उन्होंने एक नियम बनाने की सोचा, and that act is known as regulating act. उसी एक्ट को regulating act के नाम से जाना जाता है। We can say a rule made to check something or to run something properly. एक्ट का मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नियम जो कि किसी चीज को रोकने के लिए, किसी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी को, या फिर कुछ ऐसा कुछ गलत होता है उसको सही तरीके से चलाने के लिए जो नियम बनाया जाता है हम उसको कहते हैं एक्ट। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू पास अ एक्ट। उन्होंने टू कंट्रोल द कंपनी इन इंडिया में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट को पास किया, एंड दैट एक्ट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। इट वाज पास्ड इन 1773। इसको 1773 में पास किया गया था, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1774। ओके, जस्ट रिमेम्बर स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1774। Two main objects of this act were to remedy the drawbacks in the company's organization. कंपनी के संगठन में जो भी कमियां हैं उनका उपाय किया जाए, एंड सेकेंड वन टू रेक्टिफाई द कॉज ऑफ कंपनीज मिसगवर्नेंस इन इंडिया। और इंडिया में जो कंपनी मिसगवर्नेंस कर रही है उसमें भी सुधार किया जाए। These were two objectives of the regulating. The next point is provision of regulating act. Regulating act के क्या प्रावधान थे? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे were three independent presidency. Presidency means state, we can say area. ये तीनों उस समय के तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट थे उस समय। एंड आफ्टर दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद में दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, वो अपनी आजादी खो देते हैं। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास ऑल्सो। जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता है वो मद्रास का भी गवर्नर जनरल बन जाता है। एंड 4 मेंबर काउंसिल was formed to help गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर्स की कमेटी और बनाई जाती है। नाउ हमारा गवर्नर जनरल was the chief of military and non military का वो चीफ, मिलिट्री का वो चीफ होता है। जनरल हैड राइट टू टेक द डिसीजन अबाउट वॉर्स एंड साइन ट्रीटी। अब गवर्नर जनरल के पास राइट होता है कि वह किसी से भी युद्ध कर सकता है और किसी से भी संधि कर सकता है, किसी से भी अपनी मित्रता कर सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर टू लुक इनटू अफेयर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। इसी तरह से इसी एक्ट के तहत हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की जाती है? कोलकाता। मोर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज द एम्प्लॉयज वर गिवन हाई सैलरी। जो एम्प्लॉयज थे उस कंपनी के, उनको बोल दिया गया कि तुमको अच्छी से अच्छी सैलरी दी जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी, बट दे वर प्रोहिबिटेड
टू टेक गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स, और उनको मना कर दिया गया कि वो अब किसी से भी कोई भी पर्सनल गिफ्ट और कोई भी पर्सनल उनसे प्रेजेंट वगैरह कोई भी, जिसको कि हम एक तरीके से रिश्वत कहते हैं, कोई भी इस तरह से नहीं लेगा, उसके बदले में आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1784 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विलियम पिट्स। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया था एंड ही पास्ड दिस एक्ट टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने के लिए या फिर उस समय जो गलतियां थी उन गलतियों को हटाने के लिए उसने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया था 1784 में। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की क्या मुख्य विशेषताएं थी? ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट मीन्स पिट इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के प्रशासन पर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। एंड दे मेड अ 6 members council now. In regulating act, they made 4 members council. Now they just changed it and they made 6 members council. अब उन्होंने 6 members की एक council बनाई थी and they had paramount rights. अब उनको पूरी तरीके से अधिकार था कि they can inspection, direction and control of Indian administration. वो अब इंडियन प्रशासन को पूरी तरह से निरीक्षण कर सकते थे, उनको सलाह दे सकते थे और उनके ऊपर इंडियन प्रशासन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो चुका है। दिस एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंडल्जिंग इन वॉरफेयर इन इंडिया। और इसी के अनुसार इसी एक्ट के तहत इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स थे, जो लोग जो थे वो वॉर करके जो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उसके लिए उनको रेस्ट्रिकेट कर दी, उनको इनसे प्रतिबंधित कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। एंड दे टोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि टू एक्सपेंशन ऑफ रूल, अपने साम्राज्य का यहाँ पर विस्तार करना, इंडिया में विस्तार करना इस कंट्री के सम्मान के खिलाफ है, उनका सम्मान के खिलाफ है। बट जस्ट दे फ्लटेड, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। गवर्नर जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया, और इस तरह से गवर्नर जनरल है वो हमारे इंडिया का शासक बन गया। ही फॉलोड द पॉलिसी टू कीप अवे इंडियंस फ्रॉम रिव्यू ऑफ रूल, लेकिन उसकी एक सिविल सर्विसेज कंडक्ट जरूर करवाया, लेकिन उसकी एक पॉलिसी थी कि वह इंडियंस को शासन से दूर रखता था। मतलब कि उसमें जो कंपनी में या फिर जहाँ शासन में जो भी हाई पोस्ट होती है उस पोस्ट पर वो इंडियंस को चांस नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सिविल सर्विसेज स्टार्ट कराई, क्योंकि बिकॉज ही न्यू वेरी वेल इंडियंस आर नॉट एबल, कि इंडियंस उस वक्त इतने एबल नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। टिल 1833 ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज वर मेड बाय डायरेक्टर्स। 1833 तक तो जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए जो भी अपॉइंटमेंट होते थे वो सारे अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स, उनके जो निर्देशक होते हैं, कंपनी के जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स के थ्रू डायरेक्ट किया जाते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करवा दिया। एंड टू ट्रेन द यंग ब्रिटिशर्स फॉर द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए जो ब्रिटिशर्स को ट्रेन करने के लिए दे एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन इंडिया एंड ब्रिटेन। उन्हीं ब्रिटिशर्स को ट्रेन करने के लिए, सिविल सर्विसेज को वो पास कर सके, उसको क्वालिफाई कर सके, इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज की और कॉलेज की स्थापना करवाई इंडिया में और ब्रिटेन में।